आपको हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन को देखने के लिए मिलेगा, जो आज के ट्रेंडिंग क्वेश्चन के तौर पर भी होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड भी क्वेश्चन आपका होगा और एनसीईआरटी बेस्ड भी होगा, और उसका सॉल्यूशन पूरी तरीका से एनसीईआरटी बेस्ड होगा और किसी भी प्रकार का त्रुटिहीन रहेगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये 129 नंबर से प्रैक्टिस चल रहा है, और इसके पहले का भी सेट प्रैक्टिस अगर आपको देखना है तो हमारे केसीसी के यूट्यूब चैनल पर आप सेट नंबर डालकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर पीडीएफ रिवीजन आपको करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है। टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ही प्रत्येक वीडियो का वहीं पर टेलीग्राम चैनल पर ही आपको पीडीएफ के रूप में विदाउट सोल्यूशन किया हुआ, सोल्यूशन किया हुआ दोनों प्रकार का पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर, सभी प्रकार का सेट प्रैक्टिस वहां दिया हुआ है, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यह सेट प्रैक्टिस जो है वो बीपीएससी पीटी एग्जाम्स के लिए, बिहार एसएससी मेंस के लिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार सिविल कोर्ट, शिक्षक भर्ती, एसएससी, रेलवे, ये सभी एग्जाम्स के लिए कैरी को करता हुआ क्वेश्चन दिखेगा आपको, और आगामी एग्जाम्स के लिए खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर होगा। फ्रेंड्स, अगर इस केसीसी के यूट्यूब चैनल को आप रेगुलर देखते हैं, सेट प्रैक्टिस रिवीजन करते हैं और उसको सुनने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छे खासे जीके जीएस में कलेक्शन आपको मिल गया होगा और आगामी एग्जाम्स में किसी भी प्रकार का जीके जीएस में प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगता है सेट प्रैक्टिस तो आप इसे शेयर कीजिएगा। अगर ऐसा लगता है दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल हो सकता है तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार करते हैं। और साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट कंटेंट को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे इस यूट्यूब चैनल में, और मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपकी मेहनत को कम करके हम मेहनत डबल करके आपके लिए कंटेंट तैयार करेंगे और एक निश्चित रेशियो में हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन को आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो मुद्रा स्फीति के अवधि के दौरान कर की दरें क्या हो जाती है? तो मुद्रा स्फीति पहले कहा कि आज आप किसे जाता है, जरा इसको समझिएगा। मुद्रा स्फीति का मतलब मार्केट में मुद्रा का फैलाव, मार्केट में तरलता की अधिकता हो जाना ही मुद्रा स्फीति कहलाता है। तो इस दौरान मुद्रा स्फीति के दौरान जब मार्केट में मुद्रा की अधिकता हो जाती है तो ऐसे स्थिति में कर के दर में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ऐसे स्थिति में मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ जाती है। क्लियर, मुद्रा स्फीति कहा किसे कहा जाता है, जरा परिभाषित तरीका से देखेंगे तो किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को मुद्रा स्फीति कहा जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बाजार में पैसे की अधिक आपूर्ति हो जाती है, जिससे पैसे के मूल्य में कमी आ जाती है। मुद्रा स्फीति को आरबीआई और सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा और आरबीआई के द्वारा, दोनों के द्वारा, आरबीआई मुद्रा स्फीति को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति लागू करती है, जबकि भारत सरकार के द्वारा मुद्रा स्फीति को कंट्रोल करने के लिए राजकोषीय नीति को तैयार किया जाता है। दोनों ध्यान रखेंगे, आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति भारत सरकार के द्वारा लागू करके मुद्रा स्फीति को नियंत्रित किया जाता है। मुद्रा स्फीति को थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा इसे मापा जाता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मुद्रा स्फीति को किसके द्वारा मापा जाता है, तो वो थोक मूल्य सूचकांक WPI और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI द्वारा। मुद्रा स्फीति दो प्रकार का होता है, एक कास्ट पुश इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रा स्फीति। तो कास्ट पुश मुद्रा स्फीति जब उत्पादन लागत बढ़ने के परिणाम स्वरूप वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति घट जाती है तो ये कहलाता है कास्ट पुश इन्फ्लेशन। जबकि दूसरा होता है डिमांड पुश इन्फ्लेशन, जब माइक्रो इकोनॉमी के सभी 4 क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि हो जाती है, तो इस स्थिति को डिमांड पुल इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिएगा थोड़ा सा टाइम लंबा लगेगा, थोड़ा सा टाइम चला जाता है, 1 घंटा के ऊपर चला जाता है, लेकिन हम आपको क्वेश्चन से ही रिलेटेड चीजों को बताने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए टाइम थोड़ा सा लग जाता है। कुछ लिखे हुए चीजों से अलावा एक्स्ट्रा चीजें भी बताते हैं हम, तो जिसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो आप इसको मैनेज कीजिए, क्योंकि कोई बुरा चीज को बता रहे हैं, अच्छे ही चीज बता रहे हैं आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। आप देख लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन जो है आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स। और चाहे तो आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सभी कंपटीशन में ये निश्चित तौर पर एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन भारत के किस राज्य में स्थित है? अभी हाल ही में बना है, तो ध्यान रखेंगे, भारत के रत्न राजधानी, भारत की रत्न राजधानी कहा जाता है गुजरात को, और गुजरात में सूरत में दुनिया में सबसे बड़े कार्यालय की मेजबानी के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। इसके पहले संयुक्त राज्य अमेरिका का पेंटागन था, जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय था,
अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय जो है वो भारत के गुजरात में सूरत में बनाया गया है। सूरत डायमंड बोर्स जो कि 65,000 से अधिक हीरा पेशेवरों के लिए वन स्टॉप शॉप अब अमेरिका में पेंटागन की जगह लेते हुए दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत बन गई है। इस कार्यालय में 7.1 मिलियन वर्ग फुट का फर्श स्थान है, जो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन से बड़ा बनाता है। सूरत डायमंड बोर्स जो है वो 35 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और 15 मंजिला विशाल परिसर का निर्माण हीरा उद्योग को स्थापित करने के लिए किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, सूरत में, गुजरात के सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय सूरत डायमंड बोर्स है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए अगर कोयला और पेट्रोलियम का संरक्षण करना है? तो ध्यान देंगे, ऑप्शन है एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल ही सही है कि एयर कंडीशनिंग और हीटिंग एलिमेंट जो होगा, हीटिंग सिस्टम जो है, उसका प्रयोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा नहीं करना चाहिए अगर कोयला और पेट्रोलियम का संरक्षण करना है, उसको बचाना है तो। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि इन सिस्टम में, यानी कि हीटिंग सिस्टम में और एयर कंडीशनिंग में अत्यधिक विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो सामान्यतः कोयला या पेट्रोलियम के दहन से ही प्राप्त होता है। तो ज्यादा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होगा, इसका मतलब है कि कोयला और पेट्रोलियम की आवश्यकता ज्यादा होगा, जिसके कारण से अगर इसका प्रयोग हम न करते हैं, एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम का प्रयोग अगर ज्यादातर न करते हैं, तो ऐसे स्थिति में कोयला और पेट्रोलियम का संरक्षण होगा। क्लियर? जीवाश्म ईंधन के संरक्षण के लिए निम्न कार्य की जानी चाहिए। कौन कौन से कार्य किया जाना चाहिए अगर जीवाश्म ईंधन का संरक्षण करना है? कोयला चूंकि जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है। क्लियर? अगर इनको संरक्षण करना है तो कुछ कार्य ध्यान में रखेंगे। सौर ऊर्जा का अत्यधिक दोहन करने की ओर प्रगतिशील होनी चाहिए। सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे, जैसे सौर कूलर का प्रयोग करेंगे, सौर कुकर का, सौर सेल का और सौर स्ट्रीट लैंप का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे। पवन ऊर्जा का भी अत्यधिक दोहन किया जाएगा, यानी पवन ऊर्जा का भी प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तभी हम कोयला और पेट्रोलियम को संरक्षण कर सकते हैं, यानी जीवाश्म ईंधन का संरक्षण कर सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन या कारपूल का अत्यधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। मानक ताप दीप्त बल्बों के स्थान पर CFL जो बल्ब होता है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाना चाहिए, तभी हम जीवाश्म ईंधन का संरक्षण ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? ध्यान रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर थे जिनको 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, और जिनको नाइटहुड की उपाधि दिया जाता था वो अपने नाम के आगे सर लगाने का उनको आजादी दिया जाता था। तो कहीं कहीं क्वेश्चन पूछेगा कि किसने सर की उपाधि त्याग दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि 1915 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, जो कि 1919 ईस्वी में हुए अमृतसर के पंजाब के अमृतसर में हत्याकांड जो हुआ था, जिसे अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, इसके विरोध में नाइटहुड यानी सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी। महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड के विरोध में कैसरे हिंद की उपाधि जो है वो वापस कर दिया। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दिया और शंकरन नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। क्लियर? इतनी बात ध्यान रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है जरा इसको समझिएगा। तो रौलट एक्ट के विरोध करने के कारण पंजाब के दो स्थानीय नेता जो थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? क्योंकि रौलट एक्ट का विरोध कर रहे थे। क्लियर? इसके विरोध में ही 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में जिला मजिस्ट्रेट जनरल ऑसबॉर्न डायर, ध्यान रखेंगे, जनरल ओ डायर ऑसबॉर्न डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। अब ध्यान दीजिएगा, कई जगह आपको मिलेगा जनरल आर डायर, रेजिनाल्ड डायर मिलेगा, वहां नहीं, निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल ओ डायर यानी जनरल ऑसबॉर्न डायर ने दिया था। ये एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। क्लियर? और सभी जगह पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको रेजिनाल्ड डायर मिल जाएगा। उस समय पंजाब जिला के जो सचिव थे वो रेजिनाल्ड डायर थे। क्लियर? ध्यान देंगे। तो गोली चलाने का आदेश जो है वो जनरल ऑसबॉर्न डायर यानी वो डायर ने दिया था। इस हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को हंटर कमेटी का गठन किया था। ध्यान रखेंगे। अब एक बात और ध्यान रखेंगे कि रौलट एक्ट क्या था, जरा इसको देख लीजिएगा। रौलट एक्ट भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं और असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रौलट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति किया।
इस समिति ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए निरोधात्मक एवं दंडात्मक दोनों प्रकार के विशेष विधेयकों का सुझाव दिया था। रॉलेट एक्ट को 19 मार्च 1919 ईस्वी को लागू कर दिया गया था। हालांकि समिति की अनुशंसा पर क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम को 21 मार्च 1919 ईस्वी को केंद्रीय विधान परिषद में पारित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। साथ ही किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। महात्मा गांधी ने इस कानून को अनुचित स्वतंत्रता का हनन करने वाला तथा मूल अधिकारों की हत्या करने वाला कानून कहा था। साथ ही इसे काला कानून की भी संज्ञा दी थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाया था। ये सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या जो है वो है 22 भाषा। अब ध्यान देंगे, ऐसा मूल रूप से नहीं था। मूल रूप से भारतीय संविधान में भाषाओं की संख्या जो थी वो 14 थी। क्लियर? समय समय पर परिवर्तित किया गया संवैधानिक संशोधन के माध्यम से वर्तमान समय में अनुसूची 8वीं अनुसूची में यानी अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखेंगे किस अनुसूची में भाषाओं की चर्चा है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की चर्चा मिलती है। 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को जोड़ा गया और 15वां भाषा बन गया सिंधी। 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 ईस्वी में कोंकणी भाषा को 16वें, नेपाली को 17वें और मणिपुरी को 18वें भाषा के रूप में जोड़ा गया। जबकि 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा 19वें भाषा के रूप में बोडो, 20वें भाषा के रूप में डोंगरी, मैथिली को 21वें भाषा के रूप में और 22वें भाषा के रूप में संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो वर्तमान समय में कुल भाषाओं की संख्या 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है चपोरा तट, द्वीप तट, अक्सा तट और मरीना बीच। तो ध्यान रखेंगे, मरीना तट यानी मरीना बीच जो है वो मुंबई के निकट स्थित है। मरीना बीच भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। क्लियर? अब सॉरी मरीना बीच जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के निकट बंगाल की खाड़ी में स्थित है मरीना द्वीप। क्लियर? या मरीना बीच कहा जाता है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस समुद्र तट की कुल लंबाई जो है वो 13 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे, जो कि पूरे भारत में सबसे लंबा तट है। क्लियर? भारतीय तटीय क्षेत्र की अगर बात करें तो इसकी कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। कहीं कहीं दिया हुआ रहेगा 7517 किलोमीटर। क्लियर? क्योंकि 0.5 के बाद है तो कहीं कहीं मिल जाएगा, लेकिन एक्यूरेट है 7516.6 किलोमीटर भारतीय तट क्षेत्र की कुल लंबाई है। इस कुल लंबाई से मुख्य भूमि भारत की तटीय लंबाई जो है, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है। क्लियर? गुजरात में लगभग 1214.7 किलोमीटर का सबसे लंबा समुद्र तट है। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा भारतीय राज्य है जिसका समुद्र तट सबसे लंबा है, तो वह है गुजरात का, जिसका समुद्र तट जो है वो 1214.7 किलोमीटर लंबा है। भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है वो गोवा है, जिसकी कुल तटीय लंबाई 101 किलोमीटर है। अब चकोर तट की अगर बात कर लेते हैं तो यह समुद्र तट उत्तरी गोवा में स्थित है, यानी गोवा राज्य में स्थित है चकोर तट। द्वीप तट की बात करें तो द्वीप तट गुजरात में वेरावल बंदरगाह के पास काठियावाड़ तट से थोड़ी दूरी पर स्थित है, लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अक्सा तट की बात करेंगे या अक्सा बीच की बात करेंगे तो यह मुंबई में स्थित एक समुद्र तट है। क्लियर? खूब सुंदर समुद्र तट है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को आप क्या कहेंगे? क्लियर? तो इस तथ्य को हम लोग कहेंगे जब उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग दोनों अलग अलग समय पर परिपक्व यानी मैच्योर्ड होंगे तो इस अवस्था को भिन्न काल पक्वता कहा जाएगा। अलग अलग काल में उसकी पक्वता यानी भिन्न काल पक्वता कहा जाएगा। अब जरा इसको देखिएगा, तो उभयलिंगी पुष्प में पुमंग यानी एंड्रोसियम। अब ये एंड्रोसियम क्या होता है? तो पुष्प में पुरुष का जननांग जो होता है वो एंड्रोसियम कहलाता है और महिला जननांग गाइनोसियम यानी जायांग कहलाता है। क्लियर? इसके अलग अलग समय पर परिपक्व, इन दोनों के अलग अलग समय पर मैच्योर्ड होने की घटना जो है वो पृथक पक्वता या भिन्न काल पक्वता या डाइकोगैमी कहलाता है। ध्यान रखेंगे आप, अंग्रेजी शब्द डाइकोगैमी कहलाता है इसे। जब किसी भी उभयलिंगी पुष्प, अब उभयलिंगी पुष्प किसको कहेंगे? ऐसे पुष्प जिसमें पुमंग एवं जायांग दोनों मौजूद होते हैं, यानी कि
पुरुष जननांग और स्त्री जननांग एक ही पुष्प में मौजूद होते हैं, उसे उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। क्लियर? बाई सेक्सुअल फ्लावर उसे कहा जाता है। और इसमें अगर पुमंग और जायंग अलग अलग समय पर मैच्योर हो रहे हैं तो इसका मतलब है इसे भिन्न काल पक्वता या पृथक पक्वता के नाम से या डाइकोगैमी के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान देंगे, यह डाइकोगैमी दो प्रकार का होता है। एक होता है पूर्व पक्वता या प्रोटेंड्री। क्लियर? डाइकोगैमी दो प्रकार का, प्रोटेंड्री होता है और दूसरा होता है प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री जो होता है वो परागकोश को अंडाशय से पूर्व पक जाने की अवस्था होती है। परागकोश अंडाशय से पूर्व पक जाता है या परिपक्व हो जाता है। क्लियर? इसको पूर्व पक्वता या प्रोटोटेंड्री कहा जाता है। क्लियर? प्रोटेंड्री कहा जाता है। अब पूर्व स्त्री पक्वता क्या होता है? दूसरा, जो कि डाइकोगैमी का दूसरा रूप है, यानी प्रोटोगाइनी, अंडाशय को परागकोश से पूर्व परिपक्व होने की अवस्था है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगीत की उत्पत्ति बिहार राज्य से हुई है? ऑप्शन में नहीं होगा हेलिया मल्लू, सोहर या टिकीर। तो ध्यान देंगे, सोहर जो है वो बच्चे के जन्मदिवस के अवसर पर गाया जाने वाला एक संगीत है जिसका जन्म जो है बिहार से उत्पत्ति माना जाता है। क्लियर? इसको संतान के जन्म और उससे संबंधित अवसरों जैसे सतमासा इत्यादि अवसरों पर गाया जाता है। इसकी उत्पत्ति बिहार राज्य से मानी जाती है। नियोगा की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का मुख्य लोक संगीत है। हेलिया मल्लू जो है वो है नागालैंड राज्य का लोक संगीत और टिकीर जो है वो असम राज्य का लोक संगीत परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए समय में एक देश की वस्तुओं के निर्यात और आयात के मूल्यों में जो अंतर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है व्यापार संतुलन। क्लियर? ट्रेड बैलेंस कहा जाता है उसे। जरा ध्यान दीजिएगा, व्यापार संतुलन, बीओटी यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड। किसी देश के आयात तथा निर्यात के बीच मूल्यों में जो अंतर होता है उसे ही कहा जाता है बीओटी यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी व्यापार संतुलन। और यह व्यापार संतुलन जो है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। कैसे धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है? तो देखेंगे, जब आयात निर्यात से अधिक हो जाए तो ऐसे स्थिति में व्यापार संतुलन जो होगा ऋणात्मक होगा। जब आयात निर्यात से अधिक हो जाए तो ऐसे स्थिति में व्यापार संतुलन ऋणात्मक होगा। और जब निर्यात आयात से अधिक हो जाए तो ऐसे स्थिति में व्यापार संतुलन धनात्मक होगा। क्लियर? तो ये दोनों प्रकार का होता है। व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का ही एक अंग कहलाता है। भुगतान संतुलन क्या है? यानी बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे कहा जाता है। किसी विशेष समय अवधि के लिए किसी देश के अंतरराष्ट्रीय लेन देन का लेखा जोखा जो होता है उसी को भुगतान संतुलन कहा जाता है। व्यापार संतुलन की तुलना में भुगतान संतुलन का क्षेत्र विस्तृत माना जाता है। अब ऑप्शन नंबर बी है पूंजी खाता। ये क्या होता है? इसमें वे सभी लेन देन दर्ज होते हैं जिसमें एक देश के निवासियों द्वारा शेष विश्व से पूंजीगत संपत्तियों तथा दायित्वों का आदान प्रदान होता है। चालू खाता क्या है? तो इसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात एवं एक पक्षीय अंतरणों का वितरण प्रस्तुत किया जाता है। इसे ही चालू खाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयव इसमें से नहीं है? हेक्सेन का संभावित समावयव इसमें से नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी 2 एथिल पेंटेन जो है वो इसमें से हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं है। हेक्सेन का संभावित समावयव कुल 5 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे। अब समावयव पहले जान लेते हैं, उसके बाद 5 प्रकार देख लेंगे हेक्सेन का। तो समावयव यानी आइसोमर्स, वह कार्बनिक यौगिक जिसका रासायनिक सूत्र तो समान होता है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है, उसे समावयव कहा जाता है। जबकि इस गुण को समावयवता कहा जाता है। एल्केन के समावयवों की कुल संख्या निकालना है तो इसके लिए सूत्र जो होता है वो होता है 2 पर पावर n माइनस 4 2 पर पावर n माइनस 4 प्लस 1 होता है। क्लियर? यहाँ n जो दिया हुआ है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। तो समावयव की संख्या अगर एल्केन का निकालना है तो 2 पर पावर n माइनस 4 प्लस 1 होता है। हेक्सेन जिसे C6H14 के रूप में माना जाता है प्रमुख एल्केन होता है जिसके 5 समावयव होते हैं, जिसमें से पहला होता है एन हेक्सेन, दूसरा होता है 2 मिथाइल पेंटेन, तीसरा 3 मिथाइल पेंटेन, चौथा 2 डाई मिथाइल पेंटेन और पांचवा 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। यही पांचों जो होता है वो हेक्सेन का प्रमुख समावयव होते हैं। क्लियर? 2 मिथाइल पेंटेन को आइसोहेक्सेन के नाम से तथा 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन को नियोहेक्सेन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को किसके सिक्कों पर अंकन मिलता है? तो ध्यान देंगे, बुद्ध जो थे उनका चित्र जो है वो कनिष्क, कुषाण वंशीय शासक कनिष्क के सिक्कों पर अंकन देखने को मिलता है, या उनका चित्र मिलता है। ध्यान रखेंगे, भगवान बुद्ध को कनिष्क के सिक्कों पर अंकन किया गया है। कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश के तीसरे तथा सबसे प्रतापी शासक में से था, जिसका राज्यारोहण 78 ईस्वी में किया था। अपने राज्यारोहण के शुभ अवसर पर इन्होंने एक नया संवत चलाया था, जिसे शक संवत की संज्ञा दी गई है। वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा शक संवत को ही मान्यता प्राप्त प्रदान किया गया है राष्ट्रीय संवत के रूप में। क्लियर? इसकी राजधानी यानी कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। इसने शक संवत की शुरुआत की। यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था तथा पार्श्व के कहने पर चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलबन कश्मीर में ईस्वी के प्रथम शताब्दी में करवाया था। इसके अध्यक्ष यानी इस चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। क्लियर? भीम कदफिसेस की बात करेंगे तो यह कुजुल कदफिसेस का उत्तराधिकारी था, वही कुजुल कदफिसेस जिसने कुषाण वंश की स्थापना की थी। यह कुषाण वंश का दूसरा शासक था। इसने तक्षशिला एवं पंजाब के क्षेत्र पर अपना अधिकार किया था। इसके सिक्कों पर महाराजाधिराज महेश्वर सर्वलोकेश्वर की उपाधि अंकित करवाया गया है, यानी कि भीम कदफिसेस ने महाराजाधिराज महेश्वर सर्वलोकेश्वर इत्यादि की उपाधियां धारण की थी। इसके सिक्कों पर यूनानी लिपि तथा खरोष्टी लिपि में लेख उत्कीर्ण किया गया है। भारतीय शासकों में नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी करने की प्रथा इसी भीम कदफिसेस के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। क्लियर? अब ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किया गया था? ध्यान देंगे, हिंदी यूनानी शासकों के द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किसके द्वारा किया गया था? तो कुषाण वंश के शासकों के द्वारा सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किया गया था। क्लियर? आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे संविधान में कहां सम्मिलित किया गया है? अब भूमि सुधार से संबंधित है तो ध्यान देंगे, 9वीं अनुसूची में इसे संवैधानिक दर्जा के रूप में संरक्षित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, 9वीं अनुसूची क्या कहता है? इस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, जिसे संविधान का प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। क्लियर? और इसी में भूमि सुधार की चर्चा किया गया है। 7वीं अनुसूची, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची, इसमें 3 सूचियों की चर्चा किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और संमति सूची। संघ सूची में वर्तमान समय में विषयों की कुल संख्या 100 है। राज्य सूची में वर्तमान समय में कुल 61 विषय है वर्तमान समय में, हालांकि मूल रूप से राज्य सूची में कुल 66 विषय था। 5 विषय को इसमें से निकालकर संमति सूची में डाल दिया गया है और संमति सूची में विषयों की संख्या वर्तमान समय में 47 है, जो मूल रूप से 42 होती थी, 41 थी। क्लियर? इसमें केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है। क्लियर? ध्यान देंगे, राज्य सूची से 5 विषय को निकाला गया, संमति सूची में डाला गया। तो संमति सूची में कुल विषयों की संख्या पहले थी 42, 5 विषय को निकाला गया, इसमें डाला गया, अब विषयों की संख्या 47 है। क्लियर? राज्य सूची में मूल रूप से विषयों की संख्या थी 66 और इसमें से 5 निकाल दिया गया है, तो बच गया है 61 वर्तमान समय में। बाकी अनुसूची की बात करेंगे, 8वीं अनुसूची, तो इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। हालांकि मूल रूप से 14 भाषा का ही उल्लेख किया गया था भारतीय संविधान में। अलग अलग संवैधानिक संशोधन के द्वारा विभिन्न भाषाओं को जोड़ा गया और वर्तमान समय में 22 भाषा है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो यह संविधान में 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया हुआ है? देखेंगे, कथन पहले पढ़ेंगे। यह अधिनियम वन्य प्राणियों के संरक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। बिल्कुल सही कथन दिया हुआ है। इस अधिनियम में नेशनल पार्क, पशु विहार और संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है, ये भी बात सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों ही कथन जो है वो वन्य प्राणी अधिनियम 1972 ईस्वी के संबंध में दोनों कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, इस अधिनियम के 2 प्रमुख उद्देश्य। अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। नेशनल पार्क तथा पशु विहार जैसे संरक्षण क्षेत्र को कानूनी मान्यता प्रदान करने की बात भी कही गई है 1972 ईस्वी के वन्य प्राणी अधिनियम में। इस अधिनियम के तहत बाघ संरक्षण परियोजना को 1973 ईस्वी में लागू किया गया था। साथ ही प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 ईस्वी के में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचन एक उन्नत किस्म है, किसका? ध्यान देंगे, आंवला का एक उन्नत किस्म है कंचन।
कंचन एक नई किस्म की प्रजाति है आंवला का, इंडियन गूसबेरी इसका बोटेनिकल नाम होता है आंवला का, इंडियन गूसबेरी। इसकी संकर प्रजाति कंचन है। साथ ही आंवला का और संकर प्रजाति का ध्यान में रखेंगे तो चकिया, फ्रांसिस, कृष्ण, कंचन नरेंद्र तथा गंगा बनारसी है। क्लियर। अंगूर की उन्नत किस्म की बात करेंगे तो परलेट, ब्यूटी सीडलेस, पूसा नवरंग, अनवर शाही, बैंगलोर ब्लू, भोकरी और गुलाबी है। अमरूद की उन्नत किस्म की बात करेंगे तो सरदार अमरूद, जिसे L49 यानी लखनऊ 49 कहा गया, इलाहाबाद सफेदा, अर्का मृदुला, सीडलेस चिट्टीदार, एपील कलर, मोहिर सफेद जाम, इलाहाबादी सुर्खी और हफ्सी, ये सभी अमरूद की उन्नत किस्म है। ध्यान देंगे। आम की उन्नत किस्म की बात करेंगे तो बैगनाफली, तोतापरी, गुलाब खश, लंगड़ा, बॉम्बे ग्रीन, दशहरी तथा अल्फांजो, ये सभी आम की उन्नत किस्म है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट के रिपोर्ट के अनुसार कोविड महामारी के बाद अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्जीवित करने में शीर्ष 10 राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा रहा है? तो ध्यान देंगे, बिहार का स्थान जो है वो तीसरा रहा है। इस कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के अनुसार कोविड महामारी के बाद अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्जीवित करने में शीर्ष 10 स्थानों में तीसरा स्थान बिहार को दिया गया है। क्लियर। ध्यान दीजिएगा, बिहार जो है उच्चतम सकल घरेलू उत्पाद GSDP 15.05% दर्ज किया था। राज्य विधानसभा में रखी गई कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार कोविड महामारी के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने वाला शीर्ष 10 राज्यों में तीसरे स्थान पर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वीं पंचवर्षीय योजना ध्यान रखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चली थी और उस समय कार्यकाल जो प्रधानमंत्रित्व का कार्यकाल था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का था। तो ध्यान देंगे, पंचवर्षीय योजना जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनाई गई थी। हालांकि यह भी आपको ध्यान रखना है कि सी रंगराजन के द्वारा ये 11वीं पंचवर्षीय योजना को तैयार किया गया था। क्लियर। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर 1.3% रही, जो सभी योजनाओं में सर्वाधिक रहा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम जो रहा वो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को माना गया। क्लियर। ध्यान देंगे, पंचवर्षीय योजना को याद करने के लिए बार बार ट्रिक बताते हैं। 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा 90 92 पॉकेट में सभी पंचवर्षीय योजना ध्यान रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस आंदोलन के दौरान बिहार के देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी? गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखेंगे, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। तो ध्यान रखेंगे, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार के देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्वदेशी आंदोलन भारत के वाइसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के साथ शुरू हुआ था, जो कि 1911 ईस्वी तक जारी रहा था और 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। क्लियर। गोल्डन लीग नामक संगठन देवघर में बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करने के लिए 1904 ईस्वी में गठित किया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे, गोल्डन आंदोलन का गठन कर दिया गया, गोल्डन लीग की स्थापना 1904 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग किसके बराबर होगी? तो ध्यान देंगे, लेंस और पर्दे के बीच की दूरी जो होगा वो फोकस के बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बात समझने का प्रयास करेंगे कि लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग एफ के बराबर होगा, क्योंकि वस्तु क्या है? दूरस्थ है, दूरी पर स्थित है। अतः वस्तु संभवतः अनंत पर है। दूरी का मतलब क्या हो? दूरस्थ मतलब अनंत पर स्थित है वस्तु। अब जो वस्तु अनंत पर स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर बनता है। क्लियर। उत्तल लेंस में कुछ बातों को ध्यान रखेंगे, जैसे फोकस दूरी उत्तल लेंस में जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि वस्तु दूरी यानी EU बराबर जो होता है वो नेगेटिव होता है। साथ ही प्रतिबिंब वास्तविक है तो भी यानी वस्तु की दूरी पॉजिटिव होगा। क्लियर। और प्रतिबिंब अगर आभासी है तो वस्तु की दूरी यानी V बराबर नेगेटिव होगा। ये भी ध्यान रखना है। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत आया था क्रिप्स मिशन, और यह क्रिप्स मिशन जो था इसी की प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था भारत छोड़ो। क्रिप्स मिशन जो 23 मार्च 1942 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा, इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देना था। कांग्रेस ने इसका विरोध किया क्योंकि भारत अनेक टुकड़ों में बंट सकता था, जबकि पृथक निर्वाचन तथा अलग देश के रूप में पाकिस्तान की मांग पूरी नहीं होने के कारण मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। यानी क्रिप्स मिशन का विरोध पूरी तरीके से मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस के द्वारा भी किया गया था। क्लियर? इन सब के बाद 1942 ईस्वी में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया वर्धा में, तथा इसी को लेकर 7 अगस्त को कांग्रेस की बैठक बंबई के ग्वालियर टैंक में हुई, और 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति ने इसे स्वीकार कर लिया तथा 9 अगस्त को इसकी शुरुआत कर दी गई। क्लियर? वर्धा में इसकी बैठक हुई तो सबसे पहले ध्यान देंगे भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया महात्मा गांधी के द्वारा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का ना बार बार आप आंदोलन करते हैं, बार बार हम लोग सब पकड़ा जाते हैं। क्लियर? तो उसके बाद 7 अगस्त को कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। अब वही महात्मा गांधी बालू उठाकर वहां से कहा कि हम देश की एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से बड़ी सरकार बना सकते हैं, तो क्या समझ लिया है। और तभी जाके 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार कर दिया, और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, और उसी दिन अर्धरात्रि यानी 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर लगा दिया गया। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सभी बड़े कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो एक नेतृत्व विहीन आंदोलन रहा। हालांकि भूमिगत रूप से होकर जयप्रकाश नारायण के द्वारा इनका इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निवारक नजरबंदी यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? 3 माह तक अधिकतम बंदी बनाया जा सकता है, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। अब ये निवारक नजरबंदी क्या है? अगर ऐसा शक हो कि आपसे किसी प्रकार का सामाजिक क्षति है, क्लियर, तो ऐसे स्थिति में नजरबंद कर लिया जाता है ऐसे व्यक्ति को, जिसमें अनुच्छेद 22 का 4वें उपबंध में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को केवल 3 माह की अवधि के लिए निवारक अभिरक्षा यानी प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया जा सकता है, परंतु यदि किसी व्यक्ति को इससे अधिक समय तक नजरबंद में रखना है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा प्राप्त करना बड़ा आवश्यक होता है। क्लियर? निवारक निरोध अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा 25 फरवरी 1950 ईस्वी को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? यानी किसी भी स्थान का मानक समय निर्धारित करने के लिए कौन सा रेखा जिम्मेवार होता है? अक्षांश रेखा, अस्मक्षांश रेखा, प्रधान मध्यायन रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या विषुवत रेखा। तो ध्यान देंगे, अगर समय का निर्धारण करना है तो प्रधान मध्यायन रेखा आएगा, और अगर तिथि का निर्धारण करना है तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर आएगा। क्लियर? प्रधान मध्यायन रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है, और यह 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो ब्रिटेन स्थित लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरता है। वहीं पर इसकी जो वेधशाला है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा का जो वेधशाला है, वह वेधशाला ग्रीनविच लंदन में ही स्थित है, जिस कारण से इस रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा विश्व के 9 देश से होकर गुजरता है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना तथा अंटार्कटिका में आता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि प्रधान मध्याह्न रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा जो है कितने देश से होकर गुजरती है? तो 9 देश से होकर गुजरती है, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना तथा अंटार्कटिका। क्लियर? ध्यान रखेंगे 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है, जिससे सभी देशों के तिथि का निर्धारण होता है। और इसका निर्धारण कब हुआ था? 1884 ईस्वी में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें सभी प्रकार के तिथि रेखा का निर्धारण किया जाता है, समय रेखा का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2023 में केशव महिंद्रा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ध्यान देंगे, केशव महिंद्रा जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा के अध्यक्ष थे, उद्योगपति। ये केशव महिंद्रा जो थे वो एक उद्योगपति क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ध्यान देंगे, केशव महिंद्रा का निधन
जुलाई 2023 में 99 वर्ष की अवस्था में हो गए और यह भारत के सबसे बुजुर्ग अरबपति एवं उद्योगपति थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के मानद चेयरमैन केशव महिंद्रा ने 1963 ईस्वी से लेकर 2012 तक मुंबई स्थित समूह के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ध्यान रखेंगे केशव महिंद्रा का जन्म 9 अक्टूबर 1923 ईस्वी को शिमला में हुआ था तथा 1947 ईस्वी में ये महिंद्रा कंपनी से जुड़े थे। महिंद्रा कंपनी की स्थापना उनके पिता के.सी. महिंद्रा ने 1945 ईस्वी में किया था। केशव महिंद्रा ने 1963 ईस्वी में इस कंपनी का अध्यक्ष की भूमिका निभाई थी और सबसे पहले इस कंपनी से जुड़े थे 1945 ईस्वी में। क्लियर? सॉरी 1947 ईस्वी में, 45 में तो इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके तुल्य माना जाएगा? तो कई प्रतिरोधों को अगर समानांतर क्रम में हम संयोजित करते हैं तो इसका मतलब है कि चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में हम वृद्धि कर रहे हैं। अभी तो समानांतर क्रम में इसको जोड़ रहे हैं, आप जरा समझिएगा इसको। कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने को चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के समतुल्य माना जाता है। जब प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है तो संभावित अंतर यानी वोल्टेज जो होता है वो स्थिर होता है। जब समानांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो तो क्या स्थिर होता है? संभावित अंतर या वोल्टेज स्थिर होता है। प्रतिरोध कहते किसको है? रेसिस्टेंस। तो विद्युत धारा के मार्ग में पदार्थ के द्वारा उत्पन्न होने वाले अवरोध को प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध यानी आर को निकालने के लिए क्या करेंगे? तो विभवांतर बट्टा विद्युत धारा यानी V बट्टा आई, कहते हैं ना V बट्टा आई। V बराबर आई आर होता है, विभवांतर बराबर विद्युत धारा इंटू प्रतिरोध। तो आर निकालेंगे तो हम V बट्टा आई कर सकते हैं यानी V बराबर विभवांतर विद्युत धारा आई। अब इसी को विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो वोल्ट बट्टा एम्पियर, अर्थात इसको हम ओम के रूप में सूचित करते हैं। प्रतिरोध को संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, एक श्रृंखलाबद्ध यानी श्रेणी क्रम में संयोजन किया जाता है जिसको आर फाइनल निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस रूप में विद्युत धारा का मान समान होता है लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होता है। यानी जब श्रेणी क्रम में संयोजन किया जाता है प्रतिरोध को तो ऐसे स्थिति में धारा का मान समान होता है लेकिन विभवांतर अलग अलग हो जाता है। क्लियर? समानांतर संयोजन यानी प्रतिरोधों का जब समानांतर संयोजन करेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/R1 अब 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 इसी रूप में होता है। ध्यान देंगे समानांतर क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो इसमें विद्युत धारा का मान भिन्न होता है और विभवांतर का मान समान होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहां पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जोशी मठ, द्वारका मठ, पुरी मठ और श्रृंगेरी, ये 4 जगह आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। ध्यान देंगे आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के समर्थन हेतु प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा के विकास और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के भारत के चारों कोने में 4 मठ की स्थापना किया था और ये चारों पीठ एक एक वेद से जुड़े हुए हैं। तो चारों पीठ जो है वो अलग अलग वेदों के साथ जुड़ा हुआ है। तो ध्यान देंगे वेदांत मठ जो श्रृंगेरी दक्षिण भारत कर्नाटक में स्थित है, इसे श्रृंगेरी मठ भी कहा जाता है। तो श्रृंगेरी मठ या वेदांत मठ दक्षिण भारत कर्नाटक में स्थित है जिसका संबंध यजुर्वेद से है। यहाँ के वर्तमान शंकराचार्य जो है वो स्वामी भारती तीर्थ है। दूसरा है गोवर्धन मठ जो जगन्नाथपुरी पूर्वी भारत उड़ीसा में स्थित है। यह ऋग्वेद से संबंधित है और यहाँ के वर्तमान शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी है। शारदा मठ की अगर बात करेंगे, तीसरा है शारदा मठ जो द्वारका में स्थित है पश्चिम भारत गुजरात में, इसका संबंध सामवेद से है। वर्तमान शंकराचार्य यहाँ के स्वामी सदानंद है। चौथा है ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में, ये उत्तर भारत में स्थित है। ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में, यह अथर्ववेद से संबंधित मठ है और वर्तमान शंकराचार्य यहाँ के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है। क्लियर? तो ज्योतिषी मठ, द्वारका मठ, पुरी और श्रृंगेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बेचने और खरीदने के लिए उपयोग की जाने वाली वेबसाइटें इनमें से क्या होती है? ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य वेबसाइट जो होता है वहीं पर तो किसी भी वस्तु को खरीदा एवं बेचा जा सकता है, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सभी क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइटें हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना में बिहार में जिला औद्योगिक केंद्र यानी DIC प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी है? इनमें से किस योजना में बिहार में जिला औद्योगिक केंद्र प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी है?
तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत। क्लियर। देश के ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों में सभी छोटे आकार के व्यवसायों को प्रभावी ढंग से विकसित करने के लिए गांव और छोटे आकार के संस्थाओं को सभी सहायता और कार्यक्रम एक छत के नीचे लाने के लिए एक सरकारी पहल के रूप में जिला उद्योग केंद्र कार्यक्रम की शुरुआत 1978 ईस्वी में किया गया था। इसके प्राथमिक कार्यक्रम एजेंसी जो है वो है प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिसकी स्थापना 2008 में BIC ऋण योजना, बीज धन योजना, जिला पुरस्कार योजना, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, इनको शामिल किया जाता है इसके प्राथमिक कार्यक्रम एजेंसी के अंतर्गत। क्लियर। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन में था प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसकी स्थापना कब किया गया? 2008 में किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप के परिमाण को अगर मापना है तो किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? जाहिर सी बात है सिस्मोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हिंदी में भूकंप लेखी के नाम से जाना जाता है। इस यंत्र के माध्यम से भूकंप की तीव्रता को 3 स्केल में, जैसे रॉसी फेरल स्केल मापन अंक जो इसमें होता है, रॉसी फेरल स्केल में 1 से लेकर 11 तक होता है। दूसरा है मर्केली स्केल मापन अंक जो होता है वो 1 से लेकर 12 तक होता है। और तीसरा है रिएक्टर स्केल मापक अंक 0 से लेकर 9 तक होता है, जिसमें सबसे व्यापक तरीका से भूकंप की तीव्रता और सबसे प्रामाणिक तरीका से भूकंप की तीव्रता जो मापा जाता है वो रिएक्टर स्केल में मापा जाता है, जिसमें मापक अंकों की संख्या 0 से 9 तक होती है। प्रत्येक अगला अंक अपने पिछले अंक का 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर मूल्य बढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है? जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकार के द्वारा अनाज को दिया जाता है उस पर मूल्य बढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है? क्यों बढ़ाता है सरकार मूल्य उसका? क्लियर। सबसे पहले समझेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। इसके माध्यम से सरकार गरीब परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न को उपलब्ध कराती है। क्लियर। अब यदि सरकार PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वितरित अनाज की कीमत में अगर वृद्धि करती है तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव यह होगा कि PDS पर दी जाने वाली सब्सिडी का भार जो है वो सरकार पर कम पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इसलिए ज्यादा उसका दाम करेगा क्योंकि उसका सब्सिडी का जो भार है वो सरकार पर कम पड़े। क्लियर। तो इस योजना में निहित सब्सिडी का भार सरकार पर कम हो, इसके लिए PDS में वितरित किए गए जो अनाज है उसका मूल्य बढ़ाया जाता है। क्लियर। PDS का प्रारंभ 1940 ईस्वी में किया गया था, लेकिन इसका विस्तार जो है वो 1970 से 1980 ईस्वी में व्यापक रूप से किया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ ऋषि सुनक, ये पुस्तक के लेखक कौन है? खूब अच्छा पुस्तक है। 2020 में इसका प्रकाशन हुआ था। ऋषि सुनक पर लिखा गया यह पुस्तक है। उनके स्ट्रगल की कहानियां है कि कहां से किस स्थान से वह किस स्थान पर कितने स्ट्रगल करने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद तक गए। यह ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ ऋषि सुनक नामक पुस्तक में माइकल एस क्रॉफ्ट के द्वारा लिखित पुस्तक में किया गया है। क्लियर। इस पुस्तक में अराजक स्थिति में देश के सबसे शक्तिशाली पद संभालने से पहले ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, लंदन शहर, सिलिकॉन वैली और वेस्टमिंस्टर में ऋषि सुनक की चढ़ाई को दर्शाता है, यानी प्रगति को दर्शाता है। अक्टूबर 2022 में ध्यान रखेंगे ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के सबसे उच्च पद प्रधानमंत्री का पद संभाला था। यह ब्रिटेन के 200 सालों के इतिहास में 42 साल के प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल एवं अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों के नीचे बैठ जाने की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो नीचे बैठ जाने की अवस्था को जो कहा जाता है, ध्यान देंगे, वो अवसादन कहलाता है। क्लियर। जब जल एवं अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण है तो उसके भारी अघुलनशील घटक जो होंगे वो नीचे बैठ जाते हैं, जल में बैठ जाते हैं। इस अवस्था को अवसादन कहा जाता है। निस्यंदन किसे कहा जाएगा? फिल्ट्रेशन। तो जब किसी द्रव्य में अविलेय ठोस अशुद्धि उपस्थित होती है तो उसे फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक करने की प्रक्रिया को निस्यंदन कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग द्रव्य से ठोस को अलग करने के लिए किया जाता है। वाष्पन यानी इवेपोरेशन जो होता है वो किसी द्रव्य के सतह के कण का गैस में बदलने की प्रक्रिया होती है। और निथारना जो होता है वो तरल पदार्थ को इस तरह स्थिर करना कि उसमें उसका भारी पदार्थ तल में बैठ जाए, इसे निथारने की विधि कहा जाता है, जैसे मिट्टी का तेल निथारना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक के नाम से जाना जाता है राजा राम मोहन राय को। अब केवल इन्हें भारतीय जागृति का जनक नहीं माना जाता है और भी इनको उपनाम से जाना जाता है। जैसे ध्यान रखेंगे
इन्हें नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभात का तारा एवं भारतीय पत्रकारिता का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। क्लियर। राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रमुख संस्था जो है वो ध्यान रखेंगे, आत्मीय सभा की स्थापना एक ईश्वरवादी मत के प्रचार हेतु उन्होंने 1815 ईस्वी में किया था। हिंदू कॉलेज की स्थापना शिक्षा प्रचार हेतु 1917 ईस्वी में डेविड हेयर के सहयोग से किया। वेदांत कॉलेज की स्थापना पश्चिमी वैज्ञानिक अध्ययन हेतु 1825 ईस्वी में किया। ब्रह्म समाज की स्थापना हिंदू धर्म में सुधार हेतु 1828 ईस्वी में स्थापित किया था राजा राम मोहन राय के शासन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। क्लियर। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। इन्हें आधुनिक भारत का पिता पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जबकि द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने स्वामी विवेकानंद को तूफानी भ्रमण करने वाला कहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। ध्यान देंगे, आमतौर पर यह जाना जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, लेकिन ध्यान रखेंगे ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया गया था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था वो मूल शंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के लिए अनुमानित विकास पूर्वानुमान क्या है? तो अनुमानित विकास पूर्वानुमान जो है वो 6.4% वर्तमान समय में है। ध्यान देंगे, 19 जुलाई को एशियाई विकास बैंक एडीबी ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.4% पर कायम रखा है। साथ ही अगले वर्ष के लिए 6.7% अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर को बरकरार रखा है। एशियाई यानी अगले साल के लिए 2024-25 के लिए 6.7%, लेकिन 23-24 के लिए 6.4%। क्लियर। एशियाई विकास बैंक ने एशिया में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए इस वर्ष मुद्रा स्फीति 3.6% और 2024 में 3.4% रहने का अनुमान लगाया पूरा एशिया में। ध्यान रखेंगे, मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2% बढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो अनुच्छेद 323 का 1 के तहत कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। अनुच्छेद 223 अनुच्छेद 323 का क्या कहता है कि इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। संविधान के भाग 14 का अनुच्छेद 323 के और अनुच्छेद 323 के ख में अधिकरणों का उल्लेख किया गया है। इसे 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के तहत इसे जोड़ा गया था। बाकी अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 329 की बात कर लेते तो इसमें निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप को वर्जित किया गया है। अनुच्छेद 343 की बात करेंगे तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप जो है वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, ये बात कही गई है। अनुच्छेद 243 में कहा गया है कि पंचायत में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखेंगे, 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन के तहत राष्ट्रीय योजना समिति की घोषणा किया गया था। क्लियर। अब क्वेश्चन आपसे यह भी पूछेगा कि राष्ट्रीय योजना समिति किसके मन की उपज थी? तो सुभाष चंद्र बोस के मन की उपज थी। इन्होंने ही 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी उसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी के गठन का प्रस्ताव पारित किया था। हालांकि 1938 ईस्वी में जब इसकी स्थापना हुई तो इसके पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के स्थान से कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इंटरनेट के स्थान से कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर द्वारा निम्नलिखित में से इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? URL का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे URL क्या है? इंटरनेट के स्थान से कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर द्वारा URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का उपयोग करता है। यह ब्राउजर में वेब पर अद्वितीय संसाधन का पता होता है। यह एक प्रकार का पता है जो ब्राउजर में वेब पर अद्वितीय संसाधन जो अभी जानकारी नहीं है उस संसाधन के लिए एक एड्रेस होता है। URL द्वारा प्रस्तुत संसाधन को वेब सर्वर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। URL किसी ब्राउजर के एड्रेस बार में टाइप किया जा सकता है ताकि संबंधित पेज यानी संसाधन को लोड किया जा सके।
अब आगे ऑप्शन देखेंगे, प्रोटोकॉल दिया हुआ। प्रोटोकॉल क्या है, तो यह यूआरएल का पहला भाग इंगित करता है कि अब प्रोटोकॉल पहला भाग इंगित करता है, जैसे HTTP तो ये प्रोटोकॉल है। तो यह यूआरएल का पहला भाग इंगित करता है कि ब्राउजर को किस प्रोटोकॉल का उपयोग करना है। यह एक कंप्यूटर नेटवर्क के आसपास डेटा के आदान प्रदान करने के लिए एक निर्धारण विधि होता है। प्रोटोकॉल आमतौर पर HTTP या नए संरक्षित तौर पर HTTPS का प्रयोग करता है। डोमेन की बात करेंगे तो यह इंगित करता है कि किस वेब सर्वर का अनुरोध किया जा रहा है, जैसे .com, .in, ये सब क्या है, ये सब डोमेन नेम है। क्लियर। आईपी एड्रेस की बात करेंगे तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जिसे कहा जाता है, इसका प्रयोग नेटवर्क पर अन्य नोड्स के साथ संचार में नोड का पता लगाने और पहचानने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRCS सहारा रिफंड पोर्टल का क्या उद्देश्य है। CRCS सहारा रिफंड पहले है क्या समझेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में CRCS यानी सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया है। यह पोर्टल सहारा समूह के 10 करोड़ से अधिक समाकर्ताओं को अपना पैसा वापस पाने का दावा करने में मदद करेगा। ध्यान देंगे, सहारा कंपनी जो है वह डूब चुकी है, तो उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया गया था इन्वेस्टर्स के द्वारा, उनको पैसा वापसी करने के लिए CRCS यानी सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अब शुरुआती चरण में रिफंड पोर्टल जमाकर्ताओं को 5,000 करोड़ रुपए तक का भुगतान करेगा। हालांकि पहले चरण में प्रत्येक जमाकर्ता को केवल 10,000 रुपए ही मिलेंगे, उसके बाद बारी बारी से और दिया जाएगा। तो यह 4 सहारा सरकारी समितियों के जमाकर्ताओं को रिफंड के लिए दावे प्रस्तुत करने की अनुमति देगा। ये बात बिल्कुल सही है। सहारा जमाकर्ताओं को रिफंड की प्रगति को ट्रैक करने के लिए भी यह पोर्टल को लॉन्च किया गया है और सहारा जमाकर्ताओं को रिफंड प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए भी यह पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यानी इनमें से सभी सही है CRCS के सहारा रिफंड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तेजक जो होता है वो क्या होता है, तो कैफीन। चाय और कॉफी में कैफीन नामक मादक तत्व विद्यमान होते हैं। चाय के उत्तेजक गुण इसमें उपस्थित कैफीन नामक एल्केलॉइड के कारण होता है, जो मानसिक और पेशीय उत्तेजक का काम करता है। चाय का रंग व इसका तीखापन स्वाद जो होता है उसमें उपस्थित टैनिन के कारण होता है, ध्यान रखेंगे। चाय का वानस्पतिक नाम की बात करेंगे तो कैमेलिया सिनेंसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित किया गया है। देखेंगे युग्म में देखेंगे मिताक्षरा विज्ञानेश्वरी, बिल्कुल सही है। मिताक्षरा जो है वह विज्ञानेश्वरी के द्वारा लिखित पुस्तक है। विक्रमांक देवचरित्र देवन भट्ट, गलत बात है। श्री सुबोधिनी वरदराज, गलत है। और स्मृति चंद्रिका कालिदास, गलत है। अब जरा मिलाप को, सही मिलाप को देखेंगे। मिताक्षरा यह एक हिंदू विधि यानी कि हिंदू कानून का एक ग्रंथ है जो याज्ञवल्क्य की स्मृति पर आधारित है। यह ग्रंथ जन्मना उत्तराधिकारी यानी इनहेरिटेंस बाई बर्थ के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी रचना कल्याणी के चालुक्य वंशीय शासक विक्रमादित्य 6 के दरबारी जो थे विज्ञानेश्वरी, उसके द्वारा मिताक्षरा की रचना की गई है। विक्रमांक देवचरित्र की रचना विक्रमादित्य 6 के दरबार में भी रहने वाले तिलहन के द्वारा किया गया है। श्री सुबोधिनी की चर्चा है। इस पुस्तक के लेखक वल्लभाचार्य है। श्री सुबोधिनी नामक ग्रंथ की रचना वल्लभाचार्य ने की है और स्मृति चंद्रिका नामक पुस्तक की रचना देवन भट्ट के द्वारा संस्कृत भाषा में किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से जल का निर्माण किसका उदाहरण होता है। ये एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि हाइड्रोजन और जल, हाइड्रोजन प्लस जल अगर यदि जो मिलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेगा तो H2O जल का निर्माण होता है। क्लियर, जल का निर्माण होता है। बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा देते हैं, इधर भी 2 लगा देते हैं, बैलेंस हो गया। अब देखेंगे, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से पानी का निर्माण एक संयोजन प्रक्रिया है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक एकल उत्पादन का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया उसे ही कहा जाता है कि एक ऐसी अभिक्रिया होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। जैसे A उत्पाद और B उत्पाद, A कंटेंट और B कंटेंट दोनों मिल गया तो ये भी बना दिया, इसी को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑक्सीकरण में ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि, हाइड्रोजन की संख्या में कमी, इलेक्ट्रॉन का त्याग तथा संयोजकता में वृद्धि होना, यह ऑक्सीकरण कहलाता है। और ठीक इसके विपरीत अवकरण यानी रिडक्शन होता है। क्लियर।
विस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जहां एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे Zn और CuSO4 के बीच जब प्रतिक्रिया होगा तो Zn, ये जो Zn है वह Cu को विस्थापित कर देगा और उसके स्थान पर ZnSO4 बना लेगा और कॉपर को बाहर कर देगा। क्लियर? विघटन अभिक्रिया, एकल यौगिक या कंपाउंड उपर्युक्त परिस्थितियों के अधीन दो या दो से ज्यादा सरल पदार्थों में टूट जाने की प्रक्रिया विघटन कहलाता है। विघटन मतलब टूटना। क्लियर? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होता है संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में श्वेत पर्वत पाया जाता है? तो यूएसए में श्वेत पर्वत, व्हाइट माउंटेन जो है वो यूएसए में पाया जाता है। हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर राज्य के 1/4 भाग में विस्तृत है यह व्हाइट माउंटेन। यह उत्तरी अपलेशियन पर्वत एवं न्यू इंग्लैंड के उबड़ खाबड़ क्षेत्र का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने औपचारिक रूप से सतत जीविकोपार्जन योजना कब शुरू किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगस्त 2018 में सतत जीविकोपार्जन योजना को विधिवत औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन यानी शुरुआत किया गया था। हालांकि इसकी शुरुआत 26 अप्रैल 2018 को की गई, लेकिन विधिवत रूप से यानी औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन, इसकी शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। क्लियर? यह 840 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ किया गया है। सतत जीविकोपार्जन योजना बिहार सरकार की अति महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह परियोजना द्वारा समाज की मुख्य धारा से वंचित परिवारों को जोड़कर उनके जीवन में सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए कार्य किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइस और हब के बीच बिंदु से बिंदु संयोजन क्या कहलाता है? तो स्टार टोपोलॉजी उसे कहा जाता है। क्लियर? स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी डिवाइस और हब के बीच जो होता है बिंदु से बिंदु का संयोजन यानी जोड़ने की प्रक्रिया स्टार टोपोलॉजी के तहत किया जाता है। यह स्टार टोपोलॉजी जो है वो नेटवर्क का एक सेंट्रल डिवाइस है जिसका निर्माण पैसिव हब के द्वारा किया गया है। यह टोपोलॉजी कंप्यूटर नेटवर्क में सेंट्रल डिवाइस सेंडर से सिग्नल प्राप्त करता है और इस सिग्नल को दूसरे डिवाइस में भेज देता है। इस टोपोलॉजी में कम्युनिकेशन सिग्नल्स को रीजेनरेट नहीं किया जा सकता है। बस टोपोलॉजी क्या होता है? तो जिसमें नेटवर्क के प्रत्येक नोड एक ही केबल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, यह एक पैसिव टोपोलॉजी का उदाहरण होता है। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है? तो इसमें आखिरी कंप्यूटर का सबसे पहले कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। रिंग टोपोलॉजी के अंदर कोई भी होस्ट, मेन या फिर कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता है। इसमें एक कंप्यूटर अपने से पास के दो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। हर एक कंप्यूटर में दो NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे होते हैं रिंग टोपोलॉजी में। क्लियर? मेश टोपोलॉजी क्या होता है? तो इसमें कोई भी होस्ट या मेन कंप्यूटर नहीं होता है। इसमें हम डाटा को एक कंप्यूटर से बाकी सारे कंप्यूटर्स में भेज सकते हैं। क्लियर है? सभी क्लियर हो गया? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी। डिवाइस और हब के बीच जो बिंदु से बिंदु का संयोजन किया था वो स्टार टोपोलॉजी के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अभिनव भारत की स्थापना जो हुई थी वो ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र में अभिनव भारत संगठन की स्थापना किया गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में। यह मित्र मेला का परिवर्तित रूप है, यानी पहले यह मित्र मेला के रूप में शुरू किया गया था। गणेश उत्सव के अवसर पर 1899 ईस्वी में BD सावरकर ने नासिक में मित्र मेला की स्थापना की थी। सावरकर बंधुओं द्वारा स्थापित अभिनव भारत जोसेफ मेजनी के तरुण इटली की तरह एक गुप्तचर संस्था थी, गुप्त संगठन था। 1952 ईस्वी में इस संगठन को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। BD सावरकर द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है। वर्तमान अभिनव भारत, अगर क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान अभिनव भारत की स्थापना कब हुई तो 2006 में किया गया। यह रमेश उपाध्याय और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लवमान जीन, जंपिंग जीन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बारबरा मैक्लिंटॉक के द्वारा। बारबरा मैक्लिंटॉक ने जंपिंग जीन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब ध्यान देंगे यह ट्रांसपोजेबल तत्व यानी टी, जिन्हें जंपिंग जीन या ट्रांसपोजन के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी खोज मक्का अनुवांशिकविद बारबरा मैक्लिंटॉक ने 1940 ईस्वी के दशक में किया था। जंपिंग जीन होता क्या है? तो यह डीएनए के अनुक्रम है जो जीनोम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है या कूदता है। T.H. मॉर्गन ने लिंग सहलग्नता यानी सेक्स लिंकेज की खोज की थी। इन्हें आधुनिक अनुवांशिकता का जनक के नाम से जाना जाता है, T.H. मॉर्गन को। क्लियर?
ग्रेगरी जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक माना जाता है। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किया। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत का प्रतिपादन बीडल एंड टैटम ने किया। वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत का प्रतिपादन वाल्टर सटर के द्वारा किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में वित्तीय लेखाओं पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा ही राज्य में वित्तीय लेखाओं पर नियंत्रण किया जाता है। आप देखेंगे राज्य के लिए अलग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं होता है, केंद्र का ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है वो राज्य में भी वित्तीय लेखाओं पर नियंत्रण स्थापित करता है। क्लियर। यह कैग जो होता है वो केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखाओं पर नियंत्रण का कार्य करता है। संविधान का अनुच्छेद 151, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा किया गया है, जिसमें से अनुच्छेद 151 के 2 के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है तथा राज्यपाल उस प्रतिवेदन को राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले दिन वापसी की शर्त पर दिया जाने वाला जो ऋण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कॉल मनी। उसे ही कॉल मनी कहा जाता है। जब अगले दिन की वापसी के शर्त पर दिया जाने वाला जो ऋण होता है उसे कॉल मनी के नाम से जाना जाता है तथा इस पर दिए जाने वाले ब्याज की दर को कॉल दर के नाम से जाना जाता है। कॉल मनी के विनिमय हेतु संस्थापित संस्था जो है वह कॉल मनी मार्केट कहलाता है। जब 2 से, अब ध्यान देंगे इसी में से, जब 2 से 14 दिन के बीच की अवधि के बीच धन उधार दिया जाता है या उधार लिया जाता है तो उसे नोटिस मनी कहा जाता है। क्लियर। नोटिस मनी किसे कहते हैं? जब अब क्वेश्चन में दिया हुआ अगले दिन की वापसी करना है तो अगले दिन वापसी के शर्त पर जो ऋण दिया जाता है उसे कॉल मनी कहा जाता है। लेकिन जब 2 दिन से 14 दिन के बीच की अवधि के लिए धन उधार लिया जाता है या दिया जाता है तो ऐसे लेन देन को नोटिस मनी कहा जाता है। और जब 14 दिन से अधिक की अवधि के लिए निधियां उधार यानी ऋण उधार देने और लेने को टर्म मनी के नाम से जाना जाता है। क्लियर। 14 दिन से अधिक की अवधि के लिए उधार लेने और देने की व्यवस्था को टर्म मनी कहा जाता है। सॉफ्ट मनी या सॉफ्ट करेंसी या नरम मुद्रा किसे कहा जाता है? वह जिसका मूल्य उतार चढ़ाव अपेक्षाकृत अन्य करेंसियों की तुलना में कम होता है क्योंकि फॉरेंसिक मार्केट में उस करेंसी की मांग कम होती है। हार्ड मनी किसे कहा जाता है? तो इससे तात्पर्य उस मुद्रा से है जो सोने या चांदी जैसी मूल्यवान वस्तु से बनी होती है या सीधे समर्थित होती है भारत सरकार के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना के तहत बिहार की एक छात्रा को कितनी राशि की आर्थिक सहायता मिलेगी? तो वर्तमान समय में मिलता था पहले 2500 रुपया, अब जो मिलेगा वो 3000 रुपया प्रदान किया जाएगा। 2022-23 में शिक्षा के लिए अपने कुल व्यय का 18.4% आवंटित किया गया है। तो सभी राज्यों द्वारा शिक्षा के औसत आवंटन का 15.2% से अधिक है। तो ये सभी राज्य जो है वो 15.2% आवंटित किया है शिक्षा के क्षेत्र में भी है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा 18.4% का व्यय किया गया है। मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना के तहत प्रत्येक छात्र को एक साइकिल के लिए राशि 2500 रुपए पहले दिए जाते थे, अब 3000 रुपए बढ़ा दिया गया है इसको, यानी कि 500 रुपए बढ़ाया गया, 3000 रुपए वर्तमान समय में अब दिया जाएगा। साथ ही ध्यान रखेंगे मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत बिहार की कक्षा 9 से लेकर 12 तक की छात्रों को 1000 रुपया पहले दिया जाता था, अब इसे बढ़ाकर 1500 रुपया कर दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर डेटा फाइलों को एक ईमेल संदेश के साथ शामिल किया जाता है जिन्हें आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो इन्हें आम रूप से कहा जाता है कार्बन कॉपी। इसे आम रूप से अटैचमेंट कहा जाता है। जब कंप्यूटर डेटा फाइलों को एक ईमेल संदेश के साथ शामिल किया जाता है तो इन्हें अटैचमेंट के नाम से जाना जाता है। अटैचमेंट एक ईमेल फाइल, एक वर्ड डॉक्यूमेंट या कई अन्य सपोर्टेबल फाइल प्रकारों में से एक हो सकती है। कार्बन कॉपी किसको कहेंगे? जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जब आप किसी एक ही तरह का ईमेल दूसरे व्यक्ति को भेजना चाहते हैं तो इस वजह से कार्बन कॉपी का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन कॉपी में जिन ईमेल आईडी को आप रखते जाएंगे उन्हें भी मेल मिलेगा। क्लियर। स्पैम ईमेल किसे कहा जाता है? तो स्पैम मेल जो होता है उसको जंक ईमेल के नाम से भी जाना जाता है और यह ईमेल द्वारा एक ही विषय पर बार बार भेजे गए अवांछित संदेश होते हैं। कुकीज क्या होता है? तो ये छोटी टेक्स्ट फाइलें होती है। कुकी की मदद से वेबसाइट आपके आने जाने की जानकारी को याद रख पाती है। इससे आपके लिए अगली बार इस वेबसाइट को इस्तेमाल करना आसान हो जाता है, उसे कुकीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नविंशी किस प्राचीन यज्ञ का हिस्सा था? रत्नविंशी जो था वह राजसूय यज्ञ का एक हिस्सा हुआ करता था। रत्नविंशी, ध्यान देंगे
रत्नवृष्टि प्राचीन यज्ञ राजस्व यज्ञ का एक हिस्सा हुआ करता था। प्राचीन काल में राजाओं के द्वारा कई प्रकार के यज्ञ किए जाते थे, जिसमें ध्यान रखेंगे राजस्व यज्ञ प्रमुख था। यह यज्ञ किसी राजा के राज्याभिषेक के मौके पर संपन्न किया जाता था। राजस्व यज्ञ, ऐसी मान्यता थी कि राजस्व यज्ञ करने से राजा को दिव्य शक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह सीधे ईश्वर की छत्र छाया और संरक्षण में आ जाता है। अश्वमेध यज्ञ, यह यज्ञ को साम्राज्य बढ़ाने और शक्ति प्रदर्शन कर पड़ोसी राजाओं को भयभीत करने के लिए किया जाता था। इस यज्ञ में राजा द्वारा छोड़ा गया एक घोड़ा होता था। जिन क्षेत्रों में यह घोड़ा गुजरता था वह समस्त क्षेत्र जहां से यह घोड़ा गुजरता था वह घोड़ा भेजने वाले या घोड़ा को गुजारने वाले राजा के अधीन वह क्षेत्र हो जाता था। और अगर किसी राजा को इसका विरोध करना है तो घोड़ा को वह पकड़ लेता था। उसके साथ वह जो घोड़ा भेजने वाला राजा है उसके साथ युद्ध करके उसको जीत लेता था। अगर न जीत पाया तो उसका क्षेत्र उसके बदले में उसका क्षेत्र हो जाता था। क्लियर। वाजपेयी यज्ञ, खान पान आदि क्रीड़ा से संबंधित इस यज्ञ में राजा रथों की दौड़ करता था, उसे वाजपेयी यज्ञ कहा जाता था। अग्निष्टम यज्ञ, इस प्रकार के यज्ञ में राजा द्वारा सात्विक जीवन बिताते हुए जन कल्याण हेतु अग्नि देवता को पशु बलि दी जाती थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व होता है? सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक तत्व जो होता है वो होता है सीजियम। ऑप्शन नंबर बी, सीजियम। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम है, जिसकी परमाणु संख्या 55 है तथा वर्ग 1 और आवर्त 6 का तत्व है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की अगर बात करेगा तो फ्लोरीन होता है, इसकी परमाणु संख्या 9 है तथा यह 17वें वर्ग का और दूसरे आवर्त का तत्व है। सर्वाधिक विद्युत बंधुता वाला तत्व पूछेगा तो क्लोरीन है और इसकी परमाणु संख्या 17 होती है तथा वर्ग 17 और आवर्त 3 का तत्व है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु जो है वो पोटेशियम होता है, जिसकी परमाणु संख्या 19 तथा वर्ग 1 और आवर्त 4 का तत्व है। जबकि सर्वाधिक अक्रियाशील धातु जो है वो सोना होता है, जिसकी परमाणु संख्या 79 तथा यह वर्ग 11 और आवर्त 6 का तत्व है। क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आज समाप्त होता है। इसकी सेवा को देते विराम। आपसे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, रिवीजन जरूर कीजिएगा और पीडीएफ ले लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। बहुत बहुत